आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। शाम के 5 बज चुके हैं। 5 का पंच प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उड़ता जम्मू कश्मीर यानी कि मंशियात की बात कर दें। जहां पहले पंजाब को उड़ता पंजाब कहा जाता था मंशियात को लेकर, वहीं अब जम्मू कश्मीर का नाम भी अब उड़ता जम्मू कश्मीर, क्योंकि मंशियात कि काफ़ी तादाद काफ़ी इस्तेमाल मंशियात का किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। और आए रोज़ मंशियात के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। मुख्तलिफ जो गैर सरकारी तंजीमें हैं वो भी इस पर काम कर रही मंशियात के बिद्दत को ख़त्म करने के लिए, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के हर एक अजला से हर रोज़ ऐसी खबरें मौसूल होती हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया, मंशियात फरोश से मंशियात जब्त की हैं। और उसके साथ साथ ही इस तरह की खबरें भी आती हैं कि मंशियात फरोश की जायदादों को भी जब्त किया जा रहा है। इस तरह की खबरें हर रोज हर दिन मौसूल हो रही, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये मंशियात आती कहाँ से, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कौन लोग हैं इसके पीछे, सबसे बड़े जो कारीगर इसके हैं वो कहां से आते हैं, जो कारोबार इसका करते हैं वो कहां से आते हैं। छोटे छोटे मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन आखिरकार उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है जो इसका बड़ा जो कारोबार है वो इसका करते हैं, और जो इसके असल पीछे हैं इस मंशियात के, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। बात हम कर रहे हैं वादी कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर सबसे बड़ी जो कल कार्रवाई की गई है एक कुरियर कंपनी के हवाले से, जहां पर पुलिस की जानिब से, करनगर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है कि वहां पर एक कुरियर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मंशियात की एक बड़ी खेप को जब्त कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से NDPS एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई करते हुए एक FIR भी दर्ज की गई है। आपको बताते चले कि करनगर श्रीनगर के अंदर जब पुलिस को एक मुसद्दिका इत्तला मिली थी, जिसके बाद ही पुलिस ने कार्रवाई की है और वहां पर 240 बोतल कोडीन की 20 बॉक्स जिसमें तकरीबन जो दवाइयाँ थी वो जब्त की गई, तकरीबन 3360 ऐसी टैबलेट स्पास्मोप्रॉक्सिवन की और तकरीबन 780 विवो ट्रिप की जो बोतलें हैं, जो अद्वियात हैं, उसे भी जब्त किया गया है। कल ये पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। इस पर NDPS एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई की और एक FIR भी दर्ज की है। इस पर पहले IGP कश्मीर VK बर्दी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद ही जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां की जानिब से ड्रग्स के हवाले से एक बात की गई है। उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा, फिर अपने मेहमानों के पास चलते हैं। जो मंशियात की प्रॉब्लम है उसमें जैसा कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले कुछ सालों में जो काफ़ी हाईली इंटेंसिफाइड जो लीगल जो कार्रवाई है वो की गई है। तो लिहाजा इस टाइप के अलग अलग मोडस ऑपरेंडी जो है पुलिस की नज़रों में आते रहते हैं और उसके कारण हम भी अपनी स्ट्रैटेजीज जो हैं या जहाँ पे इंटरवेंशंस हैं या जहाँ पे ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए उससे उन चीज़ों को करने के लिए और ज़्यादा लर्निंग पॉइंट्स भी रहते हैं। तो लिहाजा पुलिस जो है इस प्रॉब्लम के हर आयाम पे नज़र रखे हुए है और जिस भी टाइप का मोडस ऑपरेंडी होगा तो जाहिर सी बात है हम उस पर जरूर जरूर कार्रवाई करें। देखिए मुख्तलिफ टाइप का इसमें मोडस ऑपरेंडी रहता है। कई बार बाहर के स्टेटों से आता है, कई बार जो बाहर जो LC से निकट जो जिले हैं वहां पर भी वो रहता है। तो इसमें जो है केवल एक टाइप का मोडस ऑपरेंडी है ये कहना मुनासिब नहीं होगा। इसमें अलग अलग टाइप के मोडस ऑपरेंडीज हैं, तो लिहाजा उन सब पे काफ़ी कार्रवाई है। तो उस पे हर जिला जो है अपने इलाके की जराइम की जो है नवीयत जानता है और वो उसी प्रकार से अपनी जो कार्रवाइयाँ कर रहा है। अगर 1 किलो हो इसको तकरीबन 25 से 30 किलो बनाया जाता है। अब उसमें क्या डालेंगे, आटा तो डालेंगे नहीं क्योंकि उसका किक कम हो जाएगा, असर नहीं करेगा। इसमें डाली जाती हैं दवाइयाँ, एबॉर्शन पिल्स, पैरास्टामोल, डाइज़ापाम, मतलब इस किस्म की वो चीज़ें डाली जा रही जिससे इसका किक मेंटेन रहे। और जब तक ना माँ बाप अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें कि ये ड्रग एडिक्शन है क्या और हमें इससे किस तरह से बचना है, बच्चों पर माँ बाप ने क्या क्या ध्यान रखना है, उनका कंजम्पशन क्या है, वो कितना पैसा लेते हैं और कहाँ खर्च करते हैं, वो किन के साथ उठते बैठते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल क्या है, अगर आपने उनको किसी ट्यूशन इंस्टीट्यूट में भेजा हुआ है क्या वो वहाँ जाते हैं, स्कूल में क्या वो रेगुलरली जाते हैं,
क्या माँ बाप का इंटरेक्शन टीचर्स के साथ है? क्या माँ बाप अपने बच्चों का बिहेवियर नोटिस कर रहे हैं? देखो, इंजेक्टेबल्स पे जब भी कोई जाए, हेरोइन इंजेक्टेबल, आप उनके यहाँ पे निशान पाओगे इन जगहों पे। क्या माँ बाप चेक कर रहे हैं? यहाँ तक बाजू उनके चेक कर रहे हैं कि इनके कहीं निशान तो नहीं है प्रिक्स के। देखना है उनके कपबोर्ड्स में क्या है, वो किनको कांटेक्ट कर रहे हैं। ये माँ बाप का काम है। स्कूल में भी टीचर्स ध्यान रखते हैं, मैंने यहाँ कॉलेज में भी देखा है कि वो भी काफी चेक कर रहे हैं, बैग्स चेक किए जा रहे हैं। लेकिन चलिए, इस खबर पे हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे हम तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ हैं एडवोकेट आमिर मसूदी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मसूदी साहब। उसके साथ साथ ये क्रिमिनल लॉयर हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर। उसके साथ ही डॉक्टर आबिद हुसैन साइकोलॉजिस्ट है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सुखदेव सिंह सोशल जो समाजी कारकुन है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस टॉपिक पे, इस मौजू पर बात करने के लिए। सबसे पहले हम चलते हैं जहां हमारे साथ है डॉक्टर साहब। आपसे जानना चाहेंगे कि ये मंशियात का इस्तेमाल जो आए रोज किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, उड़ता जम्मू कश्मीर जिसे अब नाम दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर को, क्योंकि मंशियात जिस तरह से हम देख रहे हैं इसमें हर रोज इजाफा देखा जा रहा है। कितना बड़ा कंसर्न और कितना बड़ा ये चैलेंज है? आमिर मसूदी साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, शायद उनका राब्ता नहीं हो रहा। आबिद हुसैन का दोबारा उनके पास जाएंगे। लेकिन आमिर साहब, आपसे जानना चाहेंगे ये जो मंशियात का हर रोज इस्तेमाल और मंशियात के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाइयां, लेकिन इसके इस्तेमाल में इजाफा होता जा रहा है। मंशियात का इस्तेमाल करना, मंशियात का इस्तेमाल कितना बड़ा कंसर्न है आज के इस दौर में हमारे नौजवान नस्ल के लिए, और कितना बड़ा ये चैलेंज है हमारे लिए? शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। देखिए, आपके माध्यम के जरिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये हमारा ड्रग अब्यूज़ है यहाँ पे कश्मीर में, या अगर हम बात करेंगे किसी ऐसे इंसान की जो किसी जुर्म में इन्वॉल्व है, जो जितने भी ऑफेंडर्स या अंडर ट्रायलर्स है या किसी एफआईआर में, उनकी मैक्सिमम 90% बंदों की कहीं ना कहीं पे ड्रग हिस्ट्री रहती है जी। अब हमारे कश्मीर में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे ड्रग का ज्यादा ड्रग कंज्यूम किया जा सकता है। उसके दो चीजें, अगर आप ड्रग्स को सप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू जस्ट वांट टू अर्न अनलिमिटेड मनी, क्योंकि ड्रग्स वाले मैटर्स में पैसा काफी होता है। इसी वजह से दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा लोग इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, ड्रग पेडलिंग करते हैं या सप्लाई करते हैं आगे। दूसरा इशू है इसमें दोज पर्सन हु आर कंज्यूमिंग ड्रग्स फॉर देमसेल्व्स, जो अपने खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए, खुद की हैबिट के लिए ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। ये दो चीजें, अगर आपको इस किसी शख्स को रेस्ट्रेन करना है, रोकना है ड्रग कंज्यूम करने के लिए, सबसे पहले उस शख्स से, जो बंदा ड्रग सप्लाई करता है, जो इसकी चेन होती है जी। जो इसका आउटकम, ड्रग्स कहाँ से आता है, कहाँ से हमारी वैली में एंटर हो जाता है, किस स्टेट का रोल है, बंदे कहाँ से सप्लाई करते हैं, उस चीज को हमें स्ट्रिक्टली रोकना पड़ेगा। जब ड्रग्स की सप्लाई एक बार कश्मीर में रुक जाएगी तो डेफिनेटली जो लोग कंज्यूम करने के लिए आते हैं, या जो लोग जिनकी ड्रग हिस्ट्री रही होती, वो इस चीज से बाज आएंगे। 4 दिन 5 दिन, एक हफ्ता, एक साल विड्रॉल रहेगा इसका, लेकिन अल्टीमेटली दे हैव टू बी इन देयर ओन शेप। वो अपनी जो उनका असल बेसिकली अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है, जो जिंदगी होती है, वो जी पाए। लेकिन किसी, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई बंदा ड्रग्स करना छोड़ देगा, दैट इज इम्पॉसिबल। डिस्पाइट द फैक्ट रिहैब जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर से दवाई लेते हैं, उनको कंसल्ट करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो मेरे क्लाइंट्स रह चुके हैं, जो इन चीजों में इन्वॉल्व पाए गए, ड्रग्स को रोकने के लिए, अगर ये बंदा आप चाहते हैं कंज्यूम ड्रग्स ना करे, इस चीज को रोकने के लिए पहले आपको ड्रग्स की एंट्री बंद करनी है। अगर हमारी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें या पूरी JNK की बात करें, हमारे स्टेट में ड्रग्स कहाँ से आता है? क्योंकि ऐसा कोई ड्रग लाइक हेरोइन है, ब्राउन शुगर है, सुमैक है, कश्मीर में तो ये ड्रग्स मैन्युफैक्चर नहीं होते ना। ये ड्रग्स इंटरनेशनल मार्केट से आते हैं, कहाँ से आते हैं, वो चीज हमें रोकनी पड़ेगी। आमिर साहब, इसकी एंट्रेंस, इसका अराइवल से कश्मीर में बंद हो जाएगा ड्रग्स का, तो डेफिनेटली जो लोग कंज्यूम करते हैं तो वो मजबूर हो जाएगी इस चीज से अपने आप को। आमिर साहब, एक जरूरी चीज आपसे, से बाहर निकल आएंगे। एक जरूरी सवाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे। ये जो कल सामने मामला जो सामने आया था कल श्रीनगर के अंदर, एक कुरियर कंपनी जिसे करीमनगर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है, और कुरियर कंपनी का इस तरह इसमें इन्वॉल्वमेंट कितना बड़ा कंसर्न है ये, खासकर जो नौजवान है, क्योंकि अब तो
घर पर ही ये पार्सल होता है। आपने किसी कुरियर कंपनी के साथ, जिसका कल श्रीनगर के अंदर बड़ा जो इतला मिली, पुलिस ने कार्रवाई की है, जहां पर कुछ कोडीन की बोतलें, दीगर जो दवाइयां हैं वो जब्त की है। अब तो आपने ऑर्डर करके घर ही मंगवा लिया है। ये बड़ा एक चैलेंज नहीं बनता जा रहा है? जी गौर साहब, बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। अब चूंकि हमारी कोरियर कंपनी इस चीज में इन्वॉल्व है, पहले तो ऐसे नहीं होता था। अभी इस टाइम में जैसे आपने कल के मसले की बात की है, अगर कोरियर कंपनियां कोई पार्सल की शेप में बाहर से यहाँ कश्मीर घर आपकी होम डिलीवरी जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल वो इन्वॉल्व वहां पे इन्वॉल्व है, वो कर रहे हैं, तो सबसे दो चीजें हैं जो कोरियर कंपनी के लिए सबसे पहले उनको क्लैरिफाई करना। पहले, अगर कोई कोरियर कंपनी किसी पार्सल को कहीं और जगह से उठा के श्रीनगर पहुंचाते हैं, डिलीवरी करते हैं, उस कोरियर कंपनी को क्या, वेदर दे नो, दे आर अवेयर ऑफ द फैक्ट, उनको ये चीज पता है कि नहीं कि ये जो हम पार्सल कर रहे हैं, ये जो हम कोरियर कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसमें सब्सटेंस क्या है, अगर ये बॉक्स है तो इसमें कौन सी चीज है अंदर जो हम सप्लाई कर रही है। दूसरी चीज, अगर डेलिबरेटली ये चीज पता होने के बावजूद कि ये जो हमारा कंसाइन में है, जो एक कोरियर है जो किसी क्लाइंट को कश्मीर में, श्रीनगर में किसी और स्टेट से डिलीवर हो रहा है, इसमें कॉन्ट्राबैंड है, इसमें ड्रग्स है, तो डेफिनेटली दे आर लायबल फॉर द प्रोसिक्यूशन। और कोरियर कंपनी तो मेन प्राइम अक्यूज्ड इन्वॉल्व होगी इन सप्लाइंग ऑफ ड्रग्स। एक स्टेट से आप ड्रग्स ला रहे हैं दूसरे स्टेट तक, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये चेक करे कि इस कार्टन में, इस डब्बे में, इस कंसाइड में मटेरियल क्या है जो हम सप्लाई कर रहे हैं। दूसरी चीज, जहां से, जिस प्लेटफॉर्म, जिस रूट से ये बाहर के स्टेट या दूसरी जगह से ये कोरियर कंपनी इस पार्सल को, इस कंसाइड में श्रीनगर तक पहुंचाते हैं जी, उस मोड में, उस प्लेटफॉर्म में कितनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, कितनी अथॉरिटीज इन्वॉल्व है जो प्लेस, जो हर जगह इस कोरियर को चेक करते हैं कि असल में इस कोरियर में भेजा क्या जा रहा है। अगर उन चीजों, अथॉरिटीज के बगैर भी अगर यहाँ पे हमारी कोई फोर्स है हु आर कीपिंग वॉच ओवर द फैक्ट कि बाहर से कोरियर आ रहा है, इसमें वेपन तो नहीं है, इसमें ड्रग्स तो नहीं है, ये कहाँ पे सप्लाई हो रहा है, उनकी पहली जिम्मेवारी बनती है। उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे कोरियर्स को डिलीवरी से पहले और वहां से किसी स्टेट से निकलने के बाद कहीं पे चेकिंग नहीं होती है, तो मीन्स दो अथॉरिटी जो ऑफिसर्स इनमें इन्वॉल्व है, दे आर टर्निंग कंप्लीटली ब्लाइंड आई टुवर्ड्स कि इस कोरियर में है क्या। अगर आपके घर के बाहर तक पार्सल पहुंच जाता है, कोई कोरियर कंपनी, उसको नॉलेज है कि हम क्या डिलीवर कर रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, क्योंकि पैसा मिल रहा है कोरियर को डिलीवर करने के लिए, तो अगर वो चीज इन्वॉल्व है तो इसका मतलब हमारा कश्मीर दैट इज हेडिंग टुवर्ड्स द डिस्ट्रक्शन। और हम ड्रग्स के जवाल में, ड्रग्स के जाल में ऐसे फंसे जा रहे हैं जिनसे अल्लाह ताला बचाए, कल 1 साल 2 साल 2 महीने के बाद निकलना मुश्किल हो जाएगा। आमिर साहब, दोबारा आपके पास आऊंगा। समाजी सोशल एक्टिविस्ट सुखदेव सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुखदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, एज ए सिविल सोसाइटी मेंबर या एज ए सोशल एक्टिविस्ट, हमारी कितनी जिम्मेदारी बनती है कि इस मंशियात की बिद्दत को ख़त्म करना और हमारी नौजवान नस्ल को इस बिद्दत से बचाना है। क्योंकि जिस तरह से डाटा हमारे पास है, नौजवान लड़के, लड़कियां और उसके साथ साथ बुजुर्ग और छोटे बच्चे, इवन कि जो 12 साल जिनकी उम्र है, वो भी इस दलदल में फंस चुके हैं। सुखदेव जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? आमिर साहब, दोबारा सुखदेव साहब जाएंगे क्योंकि शायद उन्होंने म्यूट कर रखा है, वो अनम्यूट करें। आमिर जी, जिस तरह से हम क्रिमिनल एज ये जो आप एज ए क्रिमिनल लॉयर की हम बात करेंगे, किस तरह के कानून की ज़रूरत है? क्या जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारा कानून है उसके मुताबिक जो सज़ा इनको दी जा रही है, चाहे मंशियात के आदि अफराद या मंशियात के साथ जो जुड़े लोग हैं, सख्त कानून और ज़रूरत है ताकि इसके जो इसमें मुलविस पाए जा रहे हैं या जिन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है मुख्तलिफ एक्ट के तहत, चाहे PSA के तहत या NDPS एक्ट के तहत, वो काफ़ी हैं कि या कि और कानून लाने की ज़रूरत है ताकि इसकी बिद्दत को ख़त्म किया जा सके, ताकि इसके जो साथ मुंसलिक लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए? जी गौर साहब, मैं जैसे बताना चाहूंगा, जो हमारा ये सब्जेक्ट है NDPS, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक एक्ट, इस कानून में दो चीजें हैं।
एक तो पहला कि कोई ऐसा सब्सटेंस विच इज साइकोट्रोपिक इन नेचर, जिससे आपका दिमाग इन्फ्लुएंस हो सकता है, जिससे आपकी एडिक्शन बढ़ जाएगी और अपने आप का कोई टाइम या प्लेजर फील करते हैं किसी ड्रग या किसी सब्सटेंस को लेने के बाद। लाइक हमारा चरस है या पॉपी स्ट्रॉ है, फुकी जैसे हम बोलते हैं, ऐसी कोई चीजें अगर सामने कोई बंदा कंज्यूम कर रहा है, मीन्स वो साइकोट्रोपिक एक्ट में आता है, दैट इज नॉट ए नार्कोटिक ड्रग। दूसरी चीज मैं बताना, जो इस सब्जेक्ट में, इस एक्ट में, इस कानून में नार्कोटिक ड्रग की डेफिनेशन है, वो खाली वो मेडिसिन है, वो ड्रग है जो किसी कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है जी। दैट फॉलोज विद इन द डेफिनेशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग। लेकिन यहाँ पे अगर हेरोइन है, स्मैक है, या कोई और ब्राउन शुगर है, पॉपी है, वो सारा साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है जिससे आपका दिमाग इन्फ्लुएंस हो सकता है कंज्यूम करने के बाद। लेकिन जो हमारे नार्कोटिक ड्रग्स है, लाइक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे हमें पुलिस स्टेशन करीमनगर एक काबिल तारीफ काम किया है, इतने बड़े कंसाइट में को कल ब्रेक किया और उनको पकड़ा है। उसमें एक देखा होगा, एक सब्सटेंस पकड़ा गया है, दैट इज स्पोस्मोप्रोक्सोन। बिल्कुल। जो स्पोस्मोप्रोक्सोन दैट्स बेसिकली मैन्युफैक्चर नार्कोटिक ड्रग। वो एक ड्रग है, एक टैबलेट है, एक मेडिसिन है जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है जी। लेकिन उस स्पोस्मोप्रोक्सोन में एक ऐसा सॉल्ट पड़ जाता है विच इज बैन एज पर द शेड्यूल ऑफ एनडीपीएस, दैट इज अ ट्रामाडोल। जो ट्रामाडोल सॉल्ट इस स्पोस्मोप्रोक्सोन टैबलेट में पड़ता है, उसकी वजह से ये सारा नार्कोटिक ड्रग एनडीपीएस एक्ट में आता है। अगर आप वो पर्टिकुलर सॉल्ट, उस टैबलेट, उस दवाई स्पोस्मोप्रोक्सोन से रिमूव करेंगे तो एनडीपीएस के बाहर आ जाएगा, इसमें एनडीपीएस में एफआईआर लॉन्च नहीं हो जाएगा। लेकिन चूंकि टैबलेट ऐसा है जिसमें प्रिस्क्राइब, जिसमें बैनड ड्रग एज ए कंपोज, एज ए इंग्रेडिएंट यूज किया गया, दैट इज ट्रामाडोल, और उसको जैसे 250 ग्राम से अगर कमर्शियल ट्रामाडोल ऊपर होता है एनडीपीएस के शेड्यूल के हिसाब से, तो वो कमर्शियल क्वांटिटी बन जाएगी। लेकिन अगर जो आपने सब्सटेंस पकड़ा है, अगर इस ट्रामाडोल की बात करें, अगर 250 ग्राम से नीचे आता है तो वो इंटरमीडिएट क्वांटिटी में आ जाते हैं, जिसमें आराम से बेल हो सकती है अपना टाइम देने के बाद, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो। लेकिन जो कमर्शियल क्वांटिटी अगर 250 ग्राम से ऊपर चला गया, हेरोइन या ट्रामाडोल जो नार्कोटिक ड्रग है, तो उसकी बेल होना इम्पॉसिबल होती है जब तक कि उसका केस फाइनल डिसीजन पे नहीं होता है, तब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाती है जी। दूसरी चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा गौरव साहब, जैसे आपने कहा क्या हमारी कानून में अमेंडमेंट की जरूरत है कि नहीं। बीइंग ए क्रिमिनल लॉयर, बीइंग एक्सपर्ट इन दिस फील्ड इज फ्रॉम डील इज लास्ट 8-9 इयर्स की प्रैक्टिस से इन केसेस में मैक्सिमम डील होता है जी। मैं बता, इसमें कानून जो है, जो एनडीपीएस है, ये बड़ा ही हार्श और बड़ा ही टेक्निकल एक्ट है जी। इसमें सजा अच्छी खासी दी गई है, 10 साल से ऊपर है, 20 ईयर्स से अप टू लाइफ जाता है। कानून में चेंज करने की जरूरत है। खाली मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि कल एनडीपीएस में किसी की बेल क्यों हो जाती है, कोई बंदा एक्यूट बरी क्यों हो जाता है एनडीपीएस केस में जी। इसमें खाली जो एक्यूटल होता है दैट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। मैं पुलिस को एक्यूज नहीं कर रहा हूं, आई एम सल्यूटिंग फॉर देयर एफर्ट, देयर वर्क, लेकिन कई बार एनडीपीएस केसेस में मैक्सिमम ये देखा गया कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने, कंसर्न पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने वहां पे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं की है एनडीपीएस केस की, क्योंकि इस कानून में बाकायदा लिखा गया है तब तक किसी के खिलाफ ड्रग्स या एनडीपीएस का केस प्रूव नहीं कर सकते जब तक आपने अपने केस की इन्वेस्टिगेशन एनडीपीएस कानून के मुताबिक नहीं की होगी। अगर आप एनडीपीएस लॉ में, ये क्यों, चूंकि बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, अगर आप एनडीपीएस कानून में दिए गए सेक्शंस और प्रोविजंस के हिसाब से एनडीपीएस केस में बीइंग एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो डेफिनेटली बंदे को सजा हो जाएगी और उसकी कन्विक्शन हो जाएगी। हमारे जो मैक्सिमम यहाँ पे एक्यूटल या बरी हो जाते हैं लोग एनडीपीएस केसेस से, दैट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एनडीपीएस के हिसाब से नहीं होती है। चाहे नार्कोटिक ड्रग, अगर कंपनी कोई नार्कोटिक ड्रग बनाती है किसी पर्टिकुलर डिजीज, किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए, और कोई ऐसा बंदा विद द रिकमेंडेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर इस ड्रग को यूज करता है, इस नार्कोटिक ड्रग को, तो डेफिनेटली इज लायबल टू फेस द प्रोसिक्यूशन। इवन इसमें कंज्यूम करने के लिए एनडीपीएस में अलग सजा है, सप्लाई करने के लिए अलग सजा है, बेचने के लिए अलग सजा है। अगर आप कहीं से एक जगह से दूसरी जगह इस ड्रग को या इस साइकोट्रोपिक सब्सटेंस आइटम को ले रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, उसके लिए अलग सजा है। हमारा जो एनडीपीएस का कानून है वो बड़ा बेहतरीन है। आमिर साहब दोबारा आपके पास आऊंगा, सुखदेव के पास चलता हूं। सुखदेव जी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से मंशियात की लत जम्मू कश्मीर को लग गई, जम्मू कश्मीर के नौजवानों, अब न सिर्फ नौजवान लड़के बल्कि लड़कियां भी और साथ ही साथ बुजुर्ग भी इसमें हैं, और खासकर ये जो अब डाटा हमारे पास है इसमें ये भी बताया जा रहा है कि 12 साल के बच्चे भी इसमें अब मुलविस पाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ से जो अब कुरियर कंपनी का जिक्र, जिस तरह से पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाई की है, कल एक कुरियर कंपनी का नाम भी सामने आया है, वो भी अब आपने ऑर्डर करके आपका पार्सल घर ही पहुंच जाता है।
ये कितना बड़ा कंसर्न है और एज ए सिविल सोसाइटी, एज ए सोशल एक्टिविस्ट कितनी हमारी जिम्मेदारी है इस सब चीज़ को रोकने के लिए और हमारे मुस्तकबिल जो हमारे नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनका फ्यूचर बर्बाद होने से बचाने के लिए। जी नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को। सर देखिए, आप लोग हर महीने 15 दिन के बाद एक ड्रग्स के ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, डिबेट करते हैं, लोगों तक बात पहुंचाते हैं और सरकार तक बात पहुंचाते हैं जी। इससे थोड़ा ये हुआ है कि चलो कई जगह ये देखने को मिला है, जो एनडीपीएस एक्ट है उसके तहत इन्होंने कुछ लोगों को बुक किया है, उसकी प्रॉपर्टी सीज की है। जैसे अभी वकील साहब बता रहे थे कि कानून में कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक्शन में कमी है, एक्शन नहीं हो पाता है। अब मैंने कई जगह ऐसा देखा है, एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैं तो जहाँ जहाँ सेवा करने जाता हूँ, जिस स्कूल में जाता हूँ, सरकारी स्कूलों में जाता हूँ, चाहे बन्नी चाहे पहाड़ों में जाता हूँ, तो अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ लोगों को अवेयर करूँ। इसमें दो चीजें देखने को है सर। एक तो जब किसी को पकड़ा जाता है, ऐसा क्यों होता है कि वो बहुत पुराना ड्रगिस्ट है, ड्रग पेडलर है, लेकिन जब उसको पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ उससे जो न्यूज निकल के आती है वो कहते हैं कि सिर्फ 100 ग्राम मिला है, मतलब उसको बचाया जाता है 100 ग्राम लगे कि वो उसे अपने कंज्यूम के लिए ले जा रहा है। एक ये चीज भी देखने के लिए है। दूसरा जो अवेयरनेस प्रोग्राम ये लोग गवर्नमेंट की अच्छी बात है, अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन वो भी देखने की बात है कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम कौन लोग कर रहे हैं। ऐसे लोग तो नहीं कर रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि ड्रग्स के बारे में क्या कहना है, सिर्फ सरकार ने बोल दिया, गवर्नमेंट ने बोल दिया, जाके दे लिया और लोगों को बोल दिया हाँ भाई ड्रग्स नहीं लेना, बस ऐसा नहीं है। जिस तरीके से इनोवेटिव तरीके से जो ड्रग्स पेडलर हैं काम कर रहे हैं, कभी कोरियर के जरिए, कभी आप देखो लेडीज को आगे करते हैं, कभी बच्चे को आगे करते हैं, इस तरह क्यों नहीं हमारी जो पुलिस है, जो हमारे लोग हैं, वो भी इनोवेटिव तरीके से ऐसे कुछ प्रोग्राम तय करें जिससे लोगों को भी अवेयर हो और जो पेडलर है वो भी डरे से। आमिर साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस की कमी है या माँ बाप गैर जिम्मेदारी का सबूत पेश कर रहे हैं अपने बच्चों की तरफ नज़र गुजर रखने के लिए? हमारा बच्चा जाता कहाँ है, अगर ये सुबह गया है कहीं पर, अगर ये स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, कहीं नहीं गया, तो ये फिर आकर गया कहाँ, ये देर रात घर वापस क्यों नहीं आता? या अगर हमने उन्हें पैसे दिए हैं, पॉकेट मनी दिया है, हम उसने उससे ज़्यादा कहीं पर खर्च किया है या कुछ ऐसी चीज़ें लाई हैं जो माँ बाप ने उससे पैसे दिए हैं उससे ज़्यादा खर्च किया है, इस सब में हम गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें फिर भुगतना पड़ रहा है? जी गौर साहब, आपने बिल्कुल एक सही सा एक बेहतरीन सा सवाल किया मुझसे। मैं बताना चाहूंगा, हमारे कानून में एक टर्म है जिसे हम बोलते हैं जुवेनाइल डेलिकेंसी। उसका जुवेनाइल मीन्स कोई ऐसा लड़का, कोई ऐसा नाबालिग जो 18 साल से कम होगा, कोई बच्चा, चाहे बच्ची हो, लड़का हो, लड़की है, अगर वो किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, हमें रीजन देखना है। अगर बच्चा है हु कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रॉन्ग एंड राइट, जो एक नाबालिग बच्चा है ये कैसे इस ऑफेंस में इन्वॉल्व हुआ, उसमें सब इम्पोर्टेंट पैरामीटर, सबसे जो इम्पोर्टेंट ड्यूटी है दैट इज इम्पोज्ड अपॉन द पेरेंट्स ऑफ ए किड। उस बच्चे के माँ बाप पे ऐसी मॉरल और लैक ऑफ एजुकेशन रीजन होता है जिसकी वजह से वो उन जराए में मुब्तला हो जाता है। अगर माँ बाप एक अपने बच्चे का, जैसा अभी हम सुन रहे हैं अपने डिबेट में कि माँ बाप को बैग्स चेक करने चाहिए बच्चों के, माँ बाप को अपने बच्चे से हर एक नजर रखनी है, उसका फोन चेक करना है, उसके फ्रेंड सर्कल को एनालाइज करना है, उसकी टाइमिंग्स को एनालाइज करना है कि ये मेरा बच्चा कहाँ जाता है, क्या करता है जब ये वहां से स्कूल या कॉलेज से आता है, उसकी जो कंडीशन है, उसका जो बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर, वो किस तरीके से है। आपको उसके बैग्स चेक करने हैं, आपको उसके पैसों, जो आपकी पॉकेट मनी अपने बच्चे को देते हैं अपनी चीजों पे सर्व करने के लिए, आपको उस पॉकेट मनी को सुपरवाइज करना है, उस जो जेब खर्च के लिए पैसा दिए है कि वो कहाँ पे सर्व कर रहा है। दूसरी चीज, इसमें जो मैक्सिमम से पाया गया है, जो एनडीपीएस केसेस में अगर कोई लड़का या लड़की इन्वॉल्व पाई जाए, उसका फ्रेंड सर्कल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि जो हमारी ये ड्रग पेडलर्स है, जो ड्रगिस्ट्स है, मैक्सिमम मैं श्रीनगर की केस के साथ ज्यादा डील करता हूं, मैं उस पे एक्सपीरियंस की बुनियाद पे मैं आपको ये बात बताता हूं कि जो फ्रेंड सर्कल में, बच्चों के सर्कल में एक बच्चा ड्रग कंज्यूम करता है, उस लड़के को जो ड्रग कंज्यूम करे वो दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करता है फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रग्स देने के लिए। आप देखो जी, एक बार ले लो, इसका पफ ले लो, क्या ले लो, आप अच्छा फील करोगे। जब इस बच्चे को पहला डोज, पहला पफ फ्री में मिल जाता है और ये इंसान ड्रग्स की तरफ बढ़ने लगता है, उसके बाद लोग डिमांड करते हैं इससे पैसों की। अब आप जी, पहले दिन फ्री मिला, वो एक सैंपल था, अब आपको दूसरी बार चाहिए, बिकॉज अब आपकी बॉडी चाहती है आपको ड्रग मिले, अब आपको पैसा देना पड़ेगा। एक तो आपके माँ बाप को की जरूरत है
पूरा कंप्लीट सुपरवाइज करना है बच्चे को, मॉनिटर करनी है इसकी एक्टिविटीज, इसका फ्रेंड सर्कल, इसकी पॉकेट मनी, इसका ह्यूमन बिहेवियर घर पे कैसा है, क्या फील कर रहा है, और उसके बाकी चीजें। दूसरी जो जिम्मेवारी है वो बनती है, अगर हम कितना भी अवेयरनेस, अभी तक हमारी जम्मू पुलिस इतनी बेहतरीन काम करती है, हमारे सोशल एक्टिविस्ट इतना बेहतरीन काम, हर रात हर दिन आप देखते हैं अवेयरनेस होती है, काउंसलिंग होती है रिगार्डिंग ड्रग्स, लेकिन उसके बावजूद भी ड्रग्स, ये जो ड्रग पेडलर्स के बाज नहीं आते हैं। तीसरी जो चीज है, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की इफेक्टिवनेस। देखिए हमारी पुलिस है, श्रीनगर की पुलिस है, JNK की पुलिस की बात करते हैं, इतनी एजेंसीज है, CID है, CIK है, SI है, हमारे यहाँ अपना कॉम्पिटेंट फोर्स है ANTF, एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स। उन चीजों को क्यों बनाया गया, क्यों एस्टेब्लिश किया गया इन डिपार्टमेंट, ताकि ये जो ड्रग का मैन से कंप्लीट कंट्रोल हो जाए। हमारी इतनी पुलिस लगी है काम, उसके बावजूद आप सोचे कश्मीर से ड्रग्स कहां पे एंटर होता है। बिल्कुल ऐसी बात तो कश्मीर में तो ड्रग्स, नार्कोटिक ड्रग्स मैन्युफैक्चर होते हैं। जम्मू से आगे की बात करें, पंजाब, दिल्ली, मुंबई की बात करें, अगर हमारी पुलिस इतनी एक्टिव है, दिन रात चुगनी सड़कों पे होती है, अपने ह्यूमन सोर्सेज को यूज करते हैं, अपने टेक्निकल एविडेंस को यूज किया जाता है इन लोगों को ट्रैप करने के लिए जो ड्रग्स में इन्वॉल्व, उसके बावजूद इतनी कॉम्पिटेंट पुलिस फोर्स, इतनी अथॉरिटी होने की, इतनी एजेंसीज होने के बाद भी हमारे कश्मीर में ड्रग कहां से एंटर हो रहा है। सुखदेव जी, आपसे आखिर पर जानना चाहूंगा, क्या सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग भी हैं जिनको पता होता है कि ये कौन इसमें इन्वॉल्व है, मंशियात का कारोबार कर रहा है, लेकिन वो बताने से डरते हैं, बताने से कि कहीं अगर मैंने इसका नाम कहीं पे लिया है तो शायद उन्हें कोई या उनकी फैमिली को कोई खतरा, इसलिए वो नहीं बता पा रहा है? बिल्कुल, ये बात तो है सर। मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने भी एक बार बताया था तो मेरे तक ही पहुंच गए थे। मतलब इनकी पहुंच यहाँ तक है कि ये लोगों को डरा के रखा हुआ है। लेकिन चलो मैं कहता हूँ इसमें ये है कि डरने की कोई बात नहीं। अगर अपने समाज को अगर ठीक करना है, अपने समाज को सुधारना है, अपने बच्चों के भविष्य को देखना है, तो थोड़ी सी हमें ये डर का हटा के हमें इसके खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो, पुलिस हो, सरकार हो, ये अकेले नहीं लड़ सकती, इसमें लोगों का भी जन भागीदारी बहुत जरूरी है। हम जैसे सोशल एक्टिविटी, चलो हम लोग काम करते हैं, लेकिन सबको ये देखना है, दूसरे के घर को नहीं देखना कि दूसरे का घर खराब हो रहा है तो मैं क्यों बोलूं। अगर दूसरे का घर खराब हो रहा है, दूसरे घर में आग लगी, तो आग आपके तरफ ही पहुंचेगी। अपने तरफ पहुंचने से पहले उसको ठीक करो। जितना आपके पास जानकारी है उसको आप पुलिस तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक, बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग जो समाज में काम करते हैं उन तक पहुंचाओ ताकि वो आगे पहुंचा सके। बाकी मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जैसे जो पुनर्वास के जो ड्रग सेंटर है, उसकी कमी जो है उसकी भी एक मेन कारण है। इसके अलावा जो नशा मुक्ति केंद्र में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, जो इसके उपचार करते हैं, वो भी कुछ ऐसे लोग होने चाहिए कि ट्रीटमेंट के साथ साथ वो ऐसे कुछ काम करे जिससे कि जो ड्रग जो मरीज आते हैं नशा केंद्र सेंटर में, तो उनको अच्छे से इलाज हो सके ताकि वो निकल सके वहां से सही तरीके से होके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आमिर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी जानकारी दी है आपने, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सुखदेव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी फराहम करने के लिए। नाजरीन, आपको बताते चलिए, बात हम कर रहे थे मंशियात जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर हमने आज हम सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना है, तभी हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चे मंशियात से दूर रह सकते हैं। मंशियात का जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, बेतहाशा इस्तेमाल मंशियात का जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है, अगर इसे वक्त पर नहीं रोका गया तो हमारा फ्यूचर जो है वो तबाही पर जाएगा और तबाह हो सकता है। खुदा ऐसा ना करे, लेकिन हम दुआ करते हैं कि हम सबको पहले ज़रूरी है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें, पुलिस को इतला दे। अगर आपके आसपास में इस तरह की एक्टिविटीज़ में कोई मुलविस है तो पुलिस को इतला दे ताकि पुलिस वक्त पर कार्रवाई करे। लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है कि इसके खिलाफ लड़े और इस जंग में इंतजामिया और पुलिस का साथ दे। तो नाज़रीन, फिलहाल 5 के इस पंच प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए, गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।